Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Respected students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्क, रिटर्न और प्राइस के बारे में होगा। ऑलमोस्ट जब मैंने इन बुक्स को देखा, जिसका सिलेबस जो है सेम एफपीएससी ने जो हमें सिलेबस दिया इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, जब वो सीएसएस को सिलेबस देता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो सेम वो कॉपी पेस्ट करता है। तो जो मार्केट में अवेलेबल बेस्ट बुक्स हैं वो वर्ल्ड टाइम्स वालों की होगी या एडवांस वालों की होगी, वो हमने शुरू से परचेज़ की और उनका जो रेलिवेंट पोर्शन अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनता है उसमें हर पॉइंट को डिस्कस किया। तो आप लोगों ने हाईलाइट किया कि ये वाला पॉइंट रहता है तो इसको भी डिस्कस कर लें। मैं समझता हूँ नहीं रहता, लेकिन आप समझते हैं रहता है। जैसे रिस्क है तो मैंने डिस्कस किया है कि रिस्क जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो तरह का होता है। और रिस्क होता क्या है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं, अगर वो ना हो तो रिस्क होता है कि जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, जो मैं रिटर्न हासिल करना चाह रहा हूँ, जो मैं मुनाफा कमाना चाह रहा हूँ, वो मुनाफा ना कमाया जाए तो आप रिस्क पे हैं। कि वो रिज़ल्ट जो आपके माइंड में वो नहीं मिलता तो रिस्क है कि वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इसको ही रिस्क कहा जाता है। और रिस्क के फिर मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के परव्यू में प्रीवियस लेक्चर में हमने वो सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क कह दिया, और फिर उनको मेजर करने के लिए हमने बीटा फैक्टर को भी पढ़ लिया कि मार्केट में अगर चेंज आती है तो मेरे ऊपर क्या चेंज आएगी। मेरे ऊपर मीन कि मैंने शेयर ख़रीद के रखा हुआ है तो मेरे शेयर पे क्या तब्दीली आएगी अगर मार्केट में कोई वोलेटिलिटी आती है, कोई चेंज आती है। तो उसको मैंने डिस्कस किया हुआ था। एनी हाउ, अब मैं थोड़ा सा इस तरह इसको लेके चलूँगा कि अगर आपको रिस्क पूछ लिया जाए तो रिस्क होता क्या है, फिर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँगा कि जो मेंटालिटी है लोगों की रिस्क के बारे में, जिसे आप कह सकते हैं एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड रिस्क, वो क्या होता है। फिर रिस्क की काइंड्स क्या होती हैं, रिस्क की टाइप्स क्या होती हैं, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न की क्या किस्में होती हैं। तो इस तरह मैं फिर आप लेक्चर को गपशप में बनाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको कह दिया जाता है कि रिस्क को लिखो तो फिर आप रिस्क के बारे में कुछ लिख सकें। ठीक है जी। तो फिर कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, शायद एक दो मुझे मैसेज आए। हाँ, ये एक मैसेज ही आया था कि सर वो जो है ना आगे पीछे हैं लेक्चर जो रिकॉर्डेड हैं उनको सीधा कर दें। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज़ पर डेट्स वो मैं कर दूं। अगर एक आध आगे पीछे हुआ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर को मैं सीधा कर दूं और आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूं। हाँ, तो लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जी कि देखो ये मेरी मेहनत है तो ये मुझ तक रहने दें, और आप लोगों से कमिटमेंट है तो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है कि आपको मैं प्रोवाइड करूँगा और आप आगे बेचेंगे। आपका मतलब सिर्फ 1% भी नहीं, कोई एक ही बंदा आज तक निकला जिसने कोशिश की सेल करने की। अदरवाइज़ 99 पॉइंट अगर हम कहें 99.5% तो वो ऐसे नहीं थे। सिर्फ एक ही रिपोर्ट हुआ कि वो, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो भी क्विट कर गया। तो अब भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और आप लोग उसको यूटिलाइज़ करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दी इस काम को ख़त्म कर लें। जो आपको रिकॉर्डेड दिए जाएँ उसको जितना जल्दी हो सकता है देख लें। ठीक है, और अगर आप अपने पास किसी तरीके से रखना चाहते हैं तो आप रख लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी को आगे नहीं दें। ठीक है जी। ये फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूट ना करें। आपने बिल्कुल हमारे साथ 2 महीने गुजारे हैं तो आप उसे करें यूटिलाइज़। लेकिन फिर मैं मीडिया से शायद इसको कोई आप लोग डिसाइड करें कि 10 दिन बाद हटा दूँगा। ठीक है, तो इस 10 दिन में अगर आप कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं कर लें, और अगर आप देखना चाहते हैं तो 10 दिन में मुकम्मल कर लें इसे। ठीक है जी।
तो ये अब आप अप टू यू। हाँ हाँ, तो हटा देंगे ना, काफ़ी नहीं है तो देख लो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देख लो उसे। चलो 10 दिन नहीं, आपको 15 कर लेंगे, 15 दिन में रोज़ाना के चलो एक देख लो जो रह गए हैं, या दो देख लो, एक दिन में 30 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, लेकिन ये है कि प्लीज़ किसी को दे नहीं। चलो क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि उसका सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, तो क्या वो इनफ है? कौन से वाले यार? 4 जो मैंने अपनी पुरानी क्लासेस दी हैं वो नहीं सुनी? जो 4 क्लासेस के मैंने लिंक दिए हैं वो किसी ने नहीं सुने? 4 क्लासेस मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं, तो उसको भी तो देखो ना कि अकाउंटिंग, उसमें मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की है कि अकाउंटिंग होती क्या है। 4 लिंक मैंने अकाउंटिंग के लिख के गए कि ये अकाउंटिंग के हैं और ये मेरे लेक्चर हैं, तो वो नहीं देखे किसी ने? कि सर वो उस वक्त नेट नहीं सही आ रहा होगा आपको उस टाइम। अच्छा चलो, शायद थोड़ा ना, लेकिन ज़्यादातर आ रहा है यार, ऐसे ना करें। अच्छा ठीक हो गया जी, अब पढ़ लें। और कोई क्वेश्चन ऐसा जो कि बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, कोई नहीं है। चलो, रिस्क, ये आ रहा है ना कैमरा में? आ रहा है ना यार? बेसिकली जब मैं अब डिस्कशन करूँगा तो मैं आपको इस तरफ लेके जाऊँगा कि आपका कुछ पैसा है और आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के अंदर। आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर के अंदर। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके माइंड में ये भी होता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए। ये ना हो कि शेयर मैं ख़रीद रहा हूँ 100 रुपये का, उसकी कीमत गिर के 20 रुपये ना हो जाए। तो ये क्या है? ये रिस्क ही है ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, ठीक है? तो इसे ही रिस्क कहा जाता है। कि आप इसे ये इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा इवेंट ना हैपन हो जाए जो मेरे लिए हार्मफुल हो, मेरे लिए नुकसानदेह हो, तो इसको रिस्क कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? रिस्क। रिस्क यही होता है ना, आप क्या कहते हैं यार, अपना हेलमेट पहन लो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, चोट का रिस्क कम हो जाता है। तो रिस्क क्या है कि एक्सीडेंट कहीं हैपन ना हो जाए जो कि लिए आपके लिए हार्मफुल हो। इसी तरह आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं शेयर की कीमत जो है बहुत ज़्यादा गिर ना जाए, अगर गिर गई तो आपको नुकसान हो जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये है एक रिस्क। अच्छा, जो लोग, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो फिर लोगों के माइंड भी डिफरेंट तरह के होते हैं। लाइक एक बंदा है वो रिस्क अवर्सिव हो सकता है, एक बंदा रिस्क न्यूट्रल हो सकता है, और एक बंदा रिस्क सीकर हो सकता है। किस तरह के लोग हो सकते हैं? 3 तरह के लोग हो सकते हैं, 3 तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं, 3 तरह की मेंटालिटी हो सकती है टुवर्ड्स रिस्क। टुवर्ड्स रिस्क, रिस्क की तरफ मेंटालिटी जो है, माइंड जो है लोगों का, वो 3 तरह का हो सकता है। एक रिस्क एक रिस्क अच्छा, ये आपको ना आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं मिलेगी। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने बड़ा सीधा सीधा सा लिखा हुआ है कि हेडिंग यही दी हुई है, हेडिंग लेकिन लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ बारविंग। अब वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ बारविंग की हेडिंग दे दी है, लेंथ ऑफ कमिटमेंट की दे दी है, मैं वो भी पढ़ा दूँगा, डिस्कस कर लूँगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर रिस्क की बात हो तो रिस्क को पढ़ा जाए ना पहले, कि रिस्क क्या होता है, कि रिस्क क्या होता है कि कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट का रूनमा हो जाना रिस्क है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हो गया? स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई,
स्टॉक मार्केट का इंडेक्स चल रहा था 50,000 पे, वो कितने पे आ गया? 20,000 पे। अनएक्सपेक्टेड इवेंट रूनमा हो गया, या ऐसा इवेंट रूनमा हो गया जो कि आपके लिए हार्मफुल है। तो ये है सिर्फ रिस्क। रिस्क का फिर मैंने आगे बता दिया, अवर्सिव, न्यूट्रल और रिस्क सीकर्स। सीकर से क्या, चलो पहले को देख लेते हैं कि अवर्सिव क्या होता है। जो अवॉइड कर रहे होते हैं, जो रिस्क को अवॉइड कर रहे होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, अवॉइड करते हैं कि यार रिस्क ना लेना पड़े, रिस्क ना लें। लेकिन ये भी हमें पता है कि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतनी बड़ी रिटर्न होगी, क्योंकि रिस्क और रिटर्न दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव नहीं है। कि अगर आप रिस्क छोटा लोगे रिटर्न भी कम मिलेगी, रिस्क बड़ा लोगे रिटर्न भी बड़ी होगी। इसलिए इसे कहते हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन है, इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिवली कनेक्टेड है। दोनों एक तरफ को जाते हैं, या दोनों ऊपर को जाते हैं या दोनों नीचे को जाते हैं। रिटर्न का आप सबको पता है कि रिटर्न क्या होती है, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसके रिवार्ड में आपको जो मिला, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसकी वजह से आपको क्या मिला, वो आपका रिटर्न है। शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट की, शेयर की वजह से आपको डिविडेंड मिला, रिटर्न है। शेयर आपने 20 का ख़रीदा, शेयर की कीमत 50 हो गई, कैपिटल गेन की सूरत में आपको क्या मिला, रिटर्न है। तो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन शेयर के हिसाब से वो आपकी क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी, टोटल रिटर्न हो जाएगी। तो जो रिस्क अवर्सिव होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि अवॉइड करें रिस्क को, सही है। लेकिन ये चाहते यही हैं कि हमें भी रिटर्न मिले, हमें भी रिटर्न मिले, लेकिन कैसा मिले, जिसमें हम जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर लें, उसको कम से कम कर लें। अब मुझे बताएं कि सबसे कम जो रिस्क है जिस इन्वेस्टमेंट में, वो कौन सी होती है? बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कर लें, जिसमें एग्री हो गया इतने % मिलना है, वो मिलते ही रहना है। या फिर जो ट्रेजरी बिल होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक टी बिल इशू करता है जिस पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी मिल रहा होता है, लेकिन वो छोटा सा होता है, क्योंकि हमने कहा कि रिस्क कोई नहीं तो रिटर्न भी थोड़ा, रिस्क बड़ा रिटर्न भी बड़ा। तो ये फिर वो वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार रिटर्न थोड़ा मिल जाए लेकिन मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, मैं रिस्क को अवॉइड करता हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं, जिस तरह जो लोग ओल्ड एज के होते हैं, वो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ी की लेकिन फ्रीक्वेंट लगातार आती रहे, पता हो कि यार ये आनी है, सर्टन चाहिए मुझे। क्योंकि उन्होंने पेंशन वाले पैसे एक जगह पर रखवा लेते हैं, या जो उन्हें कम्यूट मिलता है और फिर थोड़े पैसे मिलते रहते हैं और उनको कंज्यूम करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं। तो रिस्क, और वैसे बूढ़ा आदमी वैसे भी रिस्क नहीं लेता, ठीक है ना। वो अगर सड़क खाली भी हो और दूर से कोई गाड़ी आ रही हो ना, तो वो वापस चले जाते हैं कि ठीक है पहले आप लोग चले जाएं। ठीक ऐसे ही हो रहा होता है ना। बुज़ुर्ग आदमी जो है उनको अपनी एबिलिटीज़ पे वो यकीन नहीं रहता कि मैं ये ना होगा दरमियान में तेज़ी से जाता हुआ कहीं यहीं पे स्लिप ना हो जाऊँ, तो वो चाहते हैं कि यार यहाँ रुक जाओ या वापस चले जाओ। तो आप समझ लो कि ये उनसे आप उनको सिमिलैरिटी ले लो, ठीक है जी। अच्छा, रिस्क न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होता है? आजकल न्यूट्रल कौन चल रहा है? बड़ी आजकल न्यूट्रल की भी बड़ी डिस्कशन है, शोर है। तो ये लोग ऐसे हैं जो रिस्क को कुछ नहीं समझते, रिस्क के बारे में इतना डिस्कस नहीं करते। रिस्क न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल है, मुझे एक सर्टन ये रिटर्न चाहिए यार। ये रिस्क को ये लोग क्या करते हैं, साइड पे रख देते हैं कि रिस्क के बारे में न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। न्यूट्रल कौन होता है? जिसमें जो ज़ीरो पे, जिसमें ना पॉजिटिविटी हो ना नेगेटिविटी हो, वो कौन होता है? न्यूट्रल होता है। ना झुकाव जिसका इस तरफ है, ना झुकाव जिसका इस तरफ है, दरमियान में है, तो वो क्या है? न्यूट्रल है। तो ये रिस्क के बारे में, रिस्क न्यूट्रल, ये रिस्क के बारे में न्यूट्रल है। कहते हैं जी रिस्क के बारे में हमें कोई सोचना हो, हमें ये रिटर्न चाहिए, कर दो इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, तो बस फिर न्यूट्रल तो आपको याद रहेगा ही, और ये बाबा जी भी याद रहेंगे। ठीक हो गया। अब आगे रिस्क सीकर्स, ये वो जुनूनी होते हैं, जवान लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं, कहते हैं यार पता है मुझे रिस्क है, फिर भी मैं जो है ना करवाओ मेरी इन्वेस्टमेंट, जेड़ी होएगी पाकिस्तानी, जेड़ी होएगी वेखी, जेड़ी किस्मत च लिया होना हो ही है। लेकिन फिर भी ये सारा कुछ उनको पता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, आथर कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी मैंने सड़क पार करते हुए राइट और लेफ़्ट देख के सड़क पार करते देखा है। जो लोग कहते थे जो होएगी वेखी जाएगी, जो मुकद्दर जगह होना हो ही है, तो फिर ना देखो, इधर उधर वैसे ही पार कर लिया करो, होना तो वही है जो किस्मत में है। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है दाएं और बाएं देख के सड़क पार करते हुए, जो कहते हैं कि जो होना है किस्मत में वही होना है। तो फिर जनाब आप ना देखा करो, आप सीधा रख के चल पड़ा करो। तो ये मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो फिर ये आगे जी, ये रिस्क सीकर जो कहते हैं कि जो होएगी देखी जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यार कहते हैं कि यार आजकल वोलेटिलिटी बड़ी है, कोई पता नहीं किधर जाना है, हालात किधर नहीं जाने, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये कहते हैं नहीं, करते हैं, देखते हैं, हो सकता है बड़ा छक्का लग जाए। सो रिस्क की तरफ 3 तरह के एटीट्यूड हैं। एक रिस्क अवर्सिव है, जो रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक रिस्क न्यूट्रल हैं, जो जिनका झुकाव रिस्क की तरफ नहीं होता, वो सिर्फ चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें मिल जाए तो हम। और एक रिस्क सीकर होते हैं, जो कि कहते हैं कि ठीक है देखी जाएगी, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह करके मैंने आपको बताया रिस्क के बारे में। अच्छा, रिस्क की मैंने काइंड आपको पहले बताई थी। ये है कि जो लोगों की परसेप्शन अबाउट रिस्क, मेंटालिटी अबाउट रिस्क, एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, ये वाला होता है। अब मैंने आपको 2 काइंड्स तो मैंने पहले बता दी थी। जब मैंने आपको पढ़ाया कैपम, तो वहाँ पे मैंने बताया कि यार 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमेटिक होता है और एक अनसिस्टेमेटिक। सिस्टमेटिक क्या होता है, जो किसी सिस्टम के थ्रू आता है, और अनसिस्टमेटिक क्या होता है, जो बगैर किसी सिस्टम के आता है। लाइक स्ट्राइक हो गई, ये होता है जो एक कंपनी के लिए स्पेसिफिक होता है। सिस्टमेटिक क्या होता है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक, पूरे कंट्री के लिए। इन्फ्लेशन रेट सबके लिए, टैक्स रेट सबके लिए, और इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सबके लिए। तो ये मैक्रो। लेकिन अनसिस्टमेटिक क्या होता है, फॉर आ स्पेसिफिक एंटिटी, किसी एक की एक कंपनी में आग लग गई, कोई एक कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, कोई एक कंपनी के एम्प्लॉय हड़ताल पे चले गए, तो ये कौन सा है, अनसिस्टमेटिक। और ऊपर वाला क्या है, सिस्टमेटिक। और फिर मैंने कहा था किसको डिवर्सिफाई किया जा सकता है, किस रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, सिस्टमेटिक को अवॉइड किया जा सकता है या अनसिस्टमेटिक को। अनसिस्टमेटिक को आप ज़ीरो पे लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही वही बात कर लेते हैं कि आपकी पास पैसे हैं, आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एक कंपनी के अंदर आग लग जाती है, एक कंपनी के एम्प्लॉई हड़ताल पे चले जाते हैं, और क्या हमने एग्जांपल दी थी अभी, एक कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो आपके शेयर पे क्या इम्पेक्ट आएगा, उड़ गया शेयर, प्राइस गई, लॉस हो गया। यही तो रिस्क था कि कहीं मेरे पैसे ना मर जाएं, कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए कि मेरा पैसा ख़त्म हो जाए, वैल्यू ना रहे। अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया, एक में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे, आग लग गई, डिफ़ॉल्ट कर गया, हड़ताल पे लोग चले गए, चलना ही नहीं है। अब क्या रिस्क चल रहा है, टेक्सटाइल वालों ने बंद कर दिया, जगह जगह पे लिखा हुआ है मजदूर छुट्टी पे। आ रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, हाँ जी, यही कि जो मैंने वो बताया था ना, चार जो हैं वो सियालकोट की और एक फैसलाबाद की इंडस्ट्रियाँ, अब ये उनको ये एज हासिल है कि उनको जो बिजली मिलती है वो लो रेट पे मिलती है। किलोवाट पर आवर जो है उनके जो
लेस्को जब देती है उनको, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको पुराने वक्तों में ज़ीरो रेटेड कहा जाता था, वही जो मैंने आपको गिनवाई थी, उनको बिजली जो है वो सस्ते दामों में मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उनको गैस जो है वो सस्ते दामों में मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। गैस मिलती है उनको $6.5 पर MMBTU है, ये गैस को मैयर करने का एक पैमाना है। तो जब वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री वाला लेगा उसको मिलेगी $6.5, और जो आम इंडस्ट्री वाला लेगा उसको कितने की पड़ेगी, जो मार्केट में रेट है, जो स्पॉट रेट चल रहा है, जितनी की ख़रीदारी है। तो ओगरा बताता है कि इस महीने में जो ख़रीदारी पड़ी है ना, वो पड़ी है $15 या $20 या $25 पर MMBTU। एक को पड़ रही है $6.5 और एक को पड़ रही है $25 या $20 या $15.5। ठीक है जी। तो इस वजह से लोग चले गए। अब उन्होंने कहा जी कि हम 6.5 देते रहेंगे, हमसे नहीं 20-25 दी जाती, हम इससे बेहतर है टेक्सटाइल बंद कर दें। तो इसलिए उन्होंने कॉल दी हुई है कि हम बंद कर देंगे अगर आपने, और ये अगले महीने में ये इसका इन्होंने दिया हुआ है कि हम अगले महीने से बिल जो है वो नॉर्मल बेचेंगे। लेकिन हो नहीं कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हालात इतने ख़राब हैं। तो अगर टेक्सटाइल भी बंद हो गई या ये जो एक्सपोर्ट वाले हैं ये भी बंद हो गए तो बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, दे दी है ना। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI जो है उसने कह दिया, वो मैं भी पढ़ रहा था कि इसको अब हम ना रुपए में ले जाएंगे, और 19.99 सेंट जो है ना पर किलोवाट आवर, जो बिजली को शायद मैयर करने का पैमाना है kWh जो होता है, तो उसके मुताबिक 19.99 के हिसाब से बिजली दिया जाया करेगी। तो ये तो बिजली वाला मामला हल हो गया, क्योंकि देखो वो भी एक बड़ा ब्लैकमेलर्स तो है ना, कि जो सेठ है वो पैसा तो बड़ा कमा रहा है लेकिन वो नहीं देना चाहता, वो नहीं देना चाहता, वो नहीं आना चाहता इस तरफ। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियाँ हो जाती है टेक्सटाइल, 1 से 3, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो खुद ही खाता है, वो आम आवाम को नहीं। चलो एनी हो, तो भाईजान सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक का कोई मसला नहीं है। आपको सिस्टमेटिक की मिसालें भी आपको आती हैं और अनसिस्टमेटिक की मिसालें भी आपको आती हैं। सिस्टमेटिक आपको पता है इन्फ्लेशन की वजह से आता है, जो कि मुल्की लेवल का अलमिया है। सिस्टमेटिक इंटरेस्ट रेट की वजह से आता है, जो कि सेंट्रल बैंक देता है, इन आवर केस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है। सिस्टमेटिक रिस्क टैक्स रेट के बढ़ जाने की वजह से है, जो कि कहाँ से आता है, वो भी आपका फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है। तो ये इसको आप डिवर्सिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अनसिस्टमेटिक को आप डिवर्सिफाई कर सकते हैं। एक को आग लग गई, आपको मैंने बताया कि रिसर्चर कहते हैं कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 25 तरह के शेयर्स में कर लें, 25 फैक्ट्रियों के में कर लें ना, और वो 25 फैक्ट्रियाँ आपस में जो कनेक्टेड हों, लेकिन इस तरह कनेक्टेड हों कि अगर एक ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आती है, तो आपको एक रिटर्न मिलेगा। देखो यहाँ तो ये होता है, इस तरह रिटर्न आना शुरू हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बिल्कुल डाउन कभी बिल्कुल ऊपर। लेकिन अगर आप 25 में कर लेंगे ना तो आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, कि ना बहुत ज़्यादा मिलेगा और ना बहुत कम मिलेगा। आप दरमियान में रह के, मीडियम में रह के एक डिवर्सिफाइड किस्म का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और ये अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है कि अगर 25 है ना, 25 में 5 हड़ताल पे चली गई, 20 आपको रिटर्न देती रहेंगी, तो ऊपर जाने की बजाय आप यहाँ पे कहीं आ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को क्या किया जा सकता है, डिवर्सिफाई किया जा सकता है, और सिस्टमेटिक को नहीं किया जा सकता। और फिर इसी तरह हमने आगे जाके कैपम को यूज़ किया था, और हमने फिर कैपम की मदद से भट्टी साहब हमने क्या मालूम किया था, रिस्क मालूम किया था, बीटा कैपम की मदद से मालूम किया था। हमने कास्ट ऑफ इक्विटी मालूम की थी और कहा था RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से हमने करने की कोशिश की थी। इधर ओके चल रहा है जी? हाँ जी। तो एनी हाउ मैंने आपको रिस्क की जो टाइप थी वो भी बता दी, जो
और साथ में मैंने आपको एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क भी बता दिया और रिस्क को समझाने की भी कोशिश की। अब बात हुई यार कुछ टाइप्स ऑफ रिस्क होती हैं। क्या होता है? टाइप ऑफ रिस्क। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो कह दे कि डिफाइन रिस्क एंड राइट द टाइप्स ऑफ रिस्क, तो आप सिर्फ सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक लिख के ख़त्म ना हो, जो इसको लिख लो काइंड्स, और आगे मैं आपको टाइप का बता देता हूँ कि टाइप ऑफ रिस्क क्या होता है, कि किस किस तरह आपका पैसा डूब सकता है। आपके सरमाए को जो आपने कहीं लगाया हुआ है उसको कौन कौन से रिस्क हिट कर रहे हैं कि आपका पैसे की कदर में कमी आ जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। तो वो मैं आपको टाइप ऑफ रिस्क बता देता हूँ। ये काइंड होगी सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक। हाँ जी, नवाज साहब की फ़ोटो नहीं आ रही? नवाज साहब आपकी गैर मौजूदगी में हम आपको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, आप नहीं आए फिर भी हमने डिस्कस किया कि नवाज साहब कि इन्होंने पूछा कि नवाज साहब के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है। तो मैंने कहा मैं उनके बारे में अच्छा गुमान करता हूँ, लेकिन अगर वो मेहनत करें तो ठीक है जी। पर मज़ा है जनाब के LTU में बैठे हों, लाहौर में नवाज साहब ये CTU में बैठे हों। चलो आपको RTU में बिठा देते हैं, ब्लोर पैलेस जहाँ पे चूहों का राज होता है। ब्लोर पैलेस FBR जाओ तो वो खाली होता है, सन्नाटा है। लेकिन कोई नहीं, तबादला करा लेंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर तो बनाओ ना। एनी हाउ, अच्छा जी यार, किस्में जो है ना टाइप्स ऑफ रिस्क में अब वन बाई वन लिख लेते हैं, बड़ी इजी हैं। अच्छा जी, पहला डिफ़ॉल्ट रिस्क। बताओ जी फिर डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है? डिफ़ॉल्ट हो गया, दिवालिया हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अब आपने किसी कंपनी के शेयर ख़रीदे और वो कंपनी आगे से होगी दिवालिया। अदालत ने कहा ये डिफ़ाल्टर है, ये अपनी ज़िम्मेदारियां अदा नहीं कर सकती, दिवालिया है। इस तरह करो, रिसीवर अपॉइंट करो, इसके एसेट बेचो और जिन जिन को लायबिलिटी देनी है उनको उतार दो, और कुछ बचे तो फिर शेयर होल्डर को दे देना। तो आपके शेयर की वैल्यू किधर गई? आप जो एक एक शेयर आपने 1000 रुपये का लिया हुआ है, चलो 1000 तो ज़्यादा, चलो आपने 250 का एक शेयर ख़रीदा हुआ है और आपने इतने शेयर ख़रीदे हुए हैं। कितने के शेयर ख़रीदे हैं फिर आपने? वो 10 दो यार, 1,50,00,000। अच्छा चलो, 1,50,00,000 आपने इतने के ख़रीदे हुए हैं। पता चले कि ये 250 का शेयर तो रहा है नहीं, ये तो डिफ़ॉल्ट कर गई है। अब क्या होगा? अब डिफ़ॉल्ट के बाद अदालत क्या कहती है? रिसीवर को अपॉइंट करती है। रिसीवर टेलीफोन वाला रिसीवर नहीं, वो एक बंदे को अपॉइंट करती हैं, जो कि आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ा था कि रिसीवर क्या होता है, मैंने बताया भी था। तो वो एक बंदे को अपॉइंट करती हैं कि जाओ जाके इसके एसेट बेचो जो कि इस कंपनी के हैं जिसके आपने शेयर ख़रीदे हुए थे। सबसे पहले उतारो लायबिलिटी इसके, जहाँ जहाँ से इसने कर्ज़ा लिया हुआ है। नहीं, इस कर्ज़े से भी पहले टैक्स की लायबिलिटी उतारो, क्योंकि फ़र्स्ट चार्ज इज़ ऑफ टैक्स। पहला गवर्नमेंट कहती है पहले हमारा दो ना हिस्सा, तो जो टैक्स बनता है वो दो, उसके बाद क्रेडिटर्स को दो, सब के उतारने के बाद कुछ बच जाता है तो वो फिर जिसने पैसा लगाया हुआ था ना उसको दे दो। तो भाईजान आपको आपका तो रिस्क लग गया ना, डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया। आगे चलो। डेफिनेटली है कंपनी का, लेकिन मैंने कहा मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो इस तरह करके पढ़ाऊँगा कि आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के अंदर और वो कंपनी कर गई डिफ़ॉल्ट, तो आपका सरमाया किधर गया? गया ना, हार्मफुल इंसिडेंट रुनमा हो गया ना, तो फिर आपकी सरमाए की कदर तो ना रही ना। चलें, अच्छा जी। अच्छा, डिफ़ॉल्ट के बाद ये रिस्क किसने दिया है जी? बिज़नेस रिस्क। लें जी, ये क्या हो सकता है जी बिज़नेस रिस्क? अब देखो मैं समझाता हूँ करंट सिनेरियो जो हुआ।
एक कंपनी है, उसके अंदर आपने जनाब ने शेयर ख़रीदे हुए हैं। कंपनी का काम क्या है? इंपोर्ट करती है एक ख़ास किस्म का मटेरियल, उसको फिर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करके मार्केट में बेचती है। क्या हुआ? शहबाज शरीफ मुफ्ता इस्माइल साहब आए, मुफ्ता इस्माइल साहब आए, बन गए फाइनेंस मिनिस्टर। चलो ये एफएम होता है फॉरेन मिनिस्टर, चलो आप समझ लो फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने क्या कहा? जो मटेरियल इंपोर्ट हो रहे हैं ना, ये कोड वाले, लाइक मटेरियल इंपोर्ट होता है, कोड होते हैं उसके, तो कोड है 98010001। ये कोड वाला जो मटेरियल है ना, वो हम इंपोर्ट करना ही अलाउ नहीं करते, रोक दो इसकी इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि डॉलर बहुत बाहर जा रहा है, तो हमें डॉलर की ज़रूरत है। जब इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बाहर जाता है, तो जनाब इसका इंपोर्ट डिसअलाउ कर दो। आपने 2 दिन पहले इस कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदे थे, अब बताओ कहाँ गया बिज़नेस? बिज़नेस एक रेगुलेशन आ गई, सर्कुलर आ गया, तो इस रेगुलेशन की वजह से आपका बिज़नेस तो ठप हो गया। जब कोई बिज़नेस ठप हो जाता है तो उसके शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है, नीचे आती है। शेयर किसने ख़रीदा होता है? शेयर होल्डर ने। तो उसके शेयर की वैल्यू किधर जाएगी? जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब रही होती है, तो क्या रिस्क नहीं होता? हो गया रिस्क ये वाला भी। तो बिज़नेस रिस्क लिख लेना इसको इसी तरह, यही एग्जांपल दे देना कि बिज़नेस रिस्क ये है कि बिज़नेस का किसी रेगुलेशन की वजह से काम करना स्टॉप कर देना, और जो उसमें जिसने भी सरमाया लगाया होता है उसके सरमाया जो है वो एट रिस्क हो जाता है, उसकी कदर में कमी आ जाती है। हाँ जी ईशान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी कुछ फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा यार? फाइनेंशियल रिस्क, आप फाइनेंस लेने जाते हैं, आपको मिलता ही नहीं है, आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आपने कहीं पे देखो, वो इसलिए नहीं दे रहे होते क्योंकि वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का किसी को कोई कन्फ्यूजन यही है ना? ऑर्डिनरी शेयर्स, लोन और प्रेफरेंस शेयर्स, इनको मिलाकर ही कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना। रिटेन्ड अर्निंग मैक्सिमम कर लो तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी आपने समझो कि 100 मिलियन का कैपिटल स्ट्रक्चर है, इस 100 मिलियन में से 90 मिलियन क्या है? लोन की रकम है। ये क्या हुआ भाई? बाकी जो है 5 मिलियन वो इन्वेस्टर का अपना है, शेयर होल्डर्स का है, और 5 मिलियन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है। इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो कोई फर्दर आपको लोन देगा? वो कहेगा भाई ये तो ऑलरेडी जिन्होंने पैसा दिया हुआ है तो कंपनी उनकी है, इन्होंने अपना तो पैसा लगाया ही नहीं हुआ, ये तो सारा उधार वाला पैसा है। ठीक है जी, तो इसका पता नहीं कल डूब जाए आज डूब जाए, मैं इसको और क्यों लोन दूँ, क्योंकि ये तो पहले लोन पे खड़ी है। यही है ना कि टोटल इसका कैपिटल स्ट्रक्चर ये है 100 मिलियन का, 100 मिलियन में से 90 मिलियन तो पहले इसने उधार लिया हुआ है। फाइनेंशियल रिस्क कि आपका डेट जो है आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत हाई लेवल पे है, तो आपको हो सकता है इसमें जो आपको सूद ही वापस ना कर सके। एग्जैक्टली समझ लो यार पाकिस्तान की सूरत हाल। ठीक है, पाकिस्तान में जो भी काम हमने चलाना होता है कर्ज लेके चलाना होता है, तो हमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता कि 2 दिन लेट हो गया ना पैसा IMF की तरफ से तो हमारा क्या बनेगा। यही सोच रहे होते हैं ना, सारे एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं किसी तरीके से बेल आउट पैकेज मिल जाए। ये फाइनेंशियल रिस्क यही अटैच होते हैं कारोबार को भी कि जनाब हो सकता है हम अपना इंटरेस्ट ही पे ना कर सकें। एनी हाउ, अब आपको 3 तरह के रिस्क का पता चल गया है टाइप्स ऑफ रिस्क में। तो पहले नंबर पे बताएं जी कौन सा मैंने बोला था? डिफ़ॉल्ट, फिर मैंने बोला बिजनेस, फिर मैंने बोला फाइनेंस रिस्क।
तो ये हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। ये आपको ना इस बुक में नहीं मिलेगा, बस आपने ये लिख लेना है और ख़ुद ही फिर आपने इसको क्या करना है, खुद ही आपने पब्लिश कर लेना है। ठीक है जी, हेडिंग्स में आपको साथ साथ लिखा रहा हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक के बारे में आपने देखना हो तो वो मौजूद है, एटीट्यूड के बारे में भी, तो अंडरस्टैंडिंग में आपको दे रहा हूँ। अच्छा जी, अगला रिस्क कौन सा है जी? अगला रिस्क है इन्फ्लेशन का रिस्क। किसका रिस्क? इन्फ्लेशन का। इसको कैसे बयान करें यार? इन्फ्लेशन, महंगाई का रिस्क। कि मिसाल के तौर पर आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको कहा जी आपको रिटर्न मिलेगा 12%। आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 12%। और बाद में हुआ क्या? इन्फ्लेशन होगी 18%। तो भाईजान अगर इंटरेस्ट 12 मिल रहा है तो इन्फ्लेशन 18%, तो जो मुझे मिलना है वो तो वैसे 6% कम है। मेरी जो रिटर्न आ रही है वो तो महंगाई से 6% कम है। इसका मतलब एक्चुअली मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे लॉस हो रहा है 6% से। जब आपकी जब यही है ना कि आपने जो प्लान किया वो आपको नहीं मिल रहा, तो आपको रिस्क है। आपने सोचा कि मेरा जो 100 है वो अगले साल 1.12 से मल्टीप्लाई करो वो 112 हो जाएगा, तो 112 नहीं हुआ। एक्चुअली अगर महंगाई का इफ़ेक्ट निकालें 18% के हिसाब से, तो वो 112 की बजाय ना वो क्या हो गया, कितना हो गया जी कि 112 को आप करो 112 मल्टीप्लाई बाय 0.82। 0.82 कैसे? 1 - 18%। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या बनी? करो जी। तो ये नीचे की तरफ आया। सीधी सी बात है कि इन्फ्लेशन जो है आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ऊपर से जा चुकी है, तो इसका मतलब है बिल्कुल कि आपको रिटर्न जो है वो कम आ रहा है और महंगाई ने आपके रिटर्न को नेट ऑफ करके ऊपर चली गई है। ठीक है, तो इसको परचेज पावर रिस्क भी कहा जाता है कि आप वो लेके मार्केट में लेने जाएं कि फॉर एग्जांपल आज आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये की चीनी लेने चले जाएं तो हो सकता है आपको 1 किलो मिल जाए, लेकिन आपने कहा 112 मुझे मिलेगा साल बाद, क्योंकि 12% से के हिसाब से रिटर्न मिलना है, तो 112 की चीनी लेने जाए आधा मिले आधा किलो। इन्फ्लेशन रिस्क, तो इसमें आपने गेन तो कुछ नहीं किया, आपको तो उल्टा नुकसान हुआ। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि इन्फ्लेशन का रिस्क, आपने इन्वेस्टमेंट की लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आपके परचेजिंग पावर कम हुई, बल्कि ना कि बड़ी हुई। ठीक है, हालांकि आप 100 रुपया था अभी आपके पास, आपको किलो चीनी मिल रही है, लेकिन 112 हो गए क्योंकि आपको रिटर्न मिल गया। 12% रिटर्न था, 12 वो मिले, 100 आपका अपना, 112 मिल गए। वही लेके 1 साल बाद दुकान पे गए, उन्होंने कहा आधा किलो चीनी मिलेगी। तो आपने कहा यार इससे अच्छा था मैं इन्वेस्टमेंट करता ही ना, उस वक्त चीनी लेके रख लेता। 100 रुपये का मेरा जो था वो चीनी जो थी वो मुझे 1 किलो मिली होती। सिंपली इज़ दिस। ठीक है, ऐसे तो नहीं सारे हिलाते रहते, कुछ समझ भी आती है। अच्छा, बाद में गालियाँ देते रहो सारे यार। अच्छा चलें ठीक है, देसी मिसालें लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट, ये आप लोग बताओ। रिस्क का सबको पता है, इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर के हिसाब से क्या इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट का आपको पता है, आप बैंकर बैठे हैं, फ्लोटिंग भी होता है और क्या होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी होता है और क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी होता है। आप लोन लेने जाते हैं तो फिक्स के भाईजान दुनिया इधर की इधर हो जाए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जहाँ से मर्जी जाए, मुझे आप बताएं मुझे कितने का देंगे, फिक्स करें आज की डेट पे कि मुझे आप 12% पे देंगे, 15 पे देंगे, किस पे देंगे। ठीक है,
तो बैंकर कहते हैं नहीं जी, जो मार्केट में चल रहा होगा, जो भी काइबर होगा, जो भी काइबर हुआ करेगा, स्टेट बैंक कराची इंटरबैंक ऑफर रेट आपने बड़ा ज़बरदस्त सेल टैक्स में पढ़ा कि फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर होता है, पहले क्वार्टर के पहले दिन को जो रेट होता है उसे हम काइबोर कहते हैं। ऐसे ही है। तो जो बैंकर है वो कहते हैं काइबोर प्लस 3%, 4%, 5%, ठीक है, इस तरह करके वो दे रहा होता है फ्लोटिंग के हिसाब से। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता काइबोर क्या होता है क्या नहीं होता, आज डील करो, मुझे किसके हिसाब से दोगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ बन जाओ इन्वेस्टर, आप क्या बन जाओ इन्वेस्टर, और आप इन्वेस्ट कर देते हैं फिक्स्ड के अंदर कि फ़िक्स रिटर्न मिलेगा मुझे, मैं लोन देता हूँ। दे दिया आपने कंपनी को, कितने परसेंट पे दे दिया? 12%, फिक्स्ड हो गया। अब हम इसको रिस्क की तरफ लेके आते हैं कि 12% मिलने के बावजूद आपको क्या रिस्क आपके साथ अटैच है। गवर्नमेंट कहती है काइबोर 18%, ठीक है, और साथ में कहती है कि इसमें 3 जो मार्केट में अक्सर चल रहा होता है, क्योंकि काइबोर पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता, काइबोर प्लस भी मिल रहा होता है। मार्केट वालों को मिल रहा है कितना, आप कितने पे डन करके बैठे हो? इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपने लिंक करना है रिस्क के साथ, चाहे किसी तरह भी एग्जाम्पलीफाई करके कर लो। एग्जाम्पलीफाई कर दिया कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, डन कर ली 12% के हिसाब से, मुझे 12% के हिसाब से देते जाना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर बैठता है, कहता है जी पॉलिसी रेट हम अनाउंस करते हैं, पॉलिसी रेट इज़ 18%। आगे से जिसको जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा 18 प्लस 3 21% मिलेगा। आप 12% लेके बैठे हुए हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट की हुई है आपको तो फिर मार्केट के हिसाब से कम रिटर्न मिल रहा है। जब आपको कम मिल रहा है तो आपका फिर रिस्क है ना। चलो ये लिखते जाना साथ साथ। नेक्स्ट है जी रिस्क की जो लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी, मुझे ये बताओ, लिक्विडिटी रिस्क जी बताएं। लिक्विड मैंने समझाया था, पानी। पानी क्या होता है? कैश। बिजनेस में पानी क्या होता है? कैश होता है, जिसके साथ जो मर्ज़ी कर लो। और आम ज़िंदगी में पानी जो है एक ऐसी चीज़ है, बाकी हर चीज़ खाने शाने ये वो अवॉइड कर लो, लेकिन पानी आपको ज़रूरत होती है कि पानी मैं ज़रूर पी लूँ। इसी तरह बिज़नेस के अंदर लिक्विड कैश होता है, तो कैश की बड़ी ज़रूरत होती है। आपके पास कैश नहीं है, जो कारोबार है उसके पास कैश नहीं है, तो कैश नहीं होगा तो ये रिस्क कौन सा हो जाएगा? लिक्विडिटी। आपने वो लिक्विडिटी की रेशोज़ भी पढ़ी थी, करंट रेशो, क्विक रेशो, वेरी क्विक रेशो। वो क्या मालूम करती थी? लिक्विडिटी ही तो मालूम करती थी। तो अगर किसी के पास अपनी करंट लायबिलिटीज़ उतारने के लिए पैसा ही नहीं है तो क्या उसको लिक्विडिटी रिस्क हिट नहीं कर रहा होगा? हमने कहा था कि जो भी आपकी लायबिलिटी है उससे दुगना आपके पास हो तो आप ठीक होते हैं। यही हमने कुछ स्टैंडर्ड वगैरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। लेकिन जितनी लायबिलिटी है उससे हाफ भी ना आपके पास पड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा जी, पाकिस्तान में एक और बड़ा रिस्क है, और वो क्या है? हर वक्त ये लगा होता है पाकिस्तान में, हर वक्त जमहूरियत खतरे में होती है ना ये, कि पाकिस्तान में जब भी जो भी टीवी ऑन कर ले, जिस वक्त जो हुकूमत में होता है कहता है कि ये सड़क पे निकला है, जमहूरियत खतरे में है। अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाकी पार्टीज़ निकली हैं तो जमहूरियत क्या है? खतरे में है। अब दूसरी पार्टियां अंदर हैं और अंदर मीन के वो कुर्सी में बैठी हुई हैं, तो इमरान खान साहब निकलते हैं तो वो क्या कहते हैं? जमहूरियत खतरे में है। तो ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिस्क हर वक्त रहता है, सियासी रिस्क पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि देखो पॉलिटिकल रिस्क ये है कि पता नहीं चलता कि फ़ौज आएगी
कौन सी पार्टी आएगी, कौन, अभी ये नहीं पता कि सुबह पंजाब में अगले महीने किसकी गवर्नमेंट होगी, अगले हफ्ते किसकी होगी। इससे बड़ी पॉलिटिकल रिस्क कोई हो सकता है? अदालत आती है, अदालत कहती है कि ये सीएम साहब गलत बने थे, इनको साइड पे करते हैं। फिर अदालत आती है कि नहीं यार इसको इस तरह करें, कुछ अरसे के लिए चलने दें, लेकिन ये कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं कर सकते। ये हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे हालात में कारोबार कहाँ चलते हैं? बाहर से जो बंदा पैसा लेके आना चाह रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो कभी करेगा? यानी यार इनका तो पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कौन सी है, मिस्टर ए है या मिस्टर बी है या मिस्टर सी है। हाँ हाँ, डील किससे करनी है, किससे कमिटमेंट करूं कि मुझे कोई गारंटी को देगा कि जो मैं पैसा लगाऊंगा तो उस पर कोई मुझे एग्जाम्पशंस मिलेंगी। हो सकता है शहबाज शरीफ के सोलर वालों को एग्जाम्पशन दे कि सोलर वाले जितने भी कंपनियां पाकिस्तान में सोलर आके मैन्युफैक्चर करना शुरू करें उनको टैक्स माफ़ है, जो कि उन्होंने कर भी दिया है, क्योंकि सुना है कि उनके अपने बड़े इंटरेस्ट थे उसमें। तो जो सोलर में इन्वेस्ट कर रहा हो और अगले दिन आज इमरान खान और इमरान खान के सोलर जितने भी हैं इस पर टैक्स जो है डबल या ट्रिपल है, तो जो भी पॉलिटिकल रिस्क आपके कारोबार को हिट नहीं कर रहा, कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा कर रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ना कोई खिचड़ी सी पकी हुई है कि क्या होना है क्या नहीं होना कोई पता नहीं है। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, तो अनसर्टेनिटी ही तो रिस्क को पैदाइश देती है, वहीं से तो चीज़ें पैदा होती हैं। एनी हो, तो ये मैंने एक बड़ा करके लिखा कि जब आप टाइप्स लिख रहे होंगे, अगर भूल रहे होंगे ना, तो उसमें पॉलिटिकल रिस्क भी आप लिखिएगा। सही है? कितने को हो गए हैं यार? 7 हो गए हैं। चलो एक और लिख लेते हैं। हर वो काम जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को डुबोने का बायस बन सकता है वो रिस्क है। ठीक है, आप घर से निकलते हैं, घर वापस पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये एक रिस्क है। कराची में बड़ा रिस्क होता था, रिस्क नहीं लेना, घर बैठ जाओ, बाहर नहीं जाना। कराची में था ना एक दौर 2011 2010, तो वहाँ पे टारगेट किलिंग बहुत हो रही थी। तो ये रिस्क नहीं लें, बाहर नहीं जाएं, क्योंकि आप अब जाएंगे तो जान का ख़तरा है, जान उसके सलामत वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो यही तो रिस्क है, मैं जो बस समझाना चाह रहा हूँ यार, कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये नुकसान ना हो जाए, तो ये नुकसान ना हो जाए, यही तो रिस्क है, और रिस्क कुछ भी नहीं है। रिस्क यही है। अच्छा, तो एक आजकल पाकिस्तान में बड़ा और ज़बरदस्त रिस्क चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, या जिसे आप कह लो एक्सचेंज रेट। ये अब आप ही मुझे बताएंगे कि ये रिस्क कैसे बन जाता है किसी कारोबार के लिए। जी, जो जूम पे हैं वो भी बताएं कि एक्सचेंज रेट रिस्क कैसे रिस्क होता है किसी भी कारोबार के लिए। ले चले, डॉलर इन्होंने कहा डॉलर वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सचेंज रेट में करेंसी या तो एप्रिशिएट हो रही होती है, अगर उसकी कदर में इजाफा हो रहा हो तो उसे कहते हैं एप्रिशिएट हो रही है, और अगर उसकी कदर में कमी हो रही हो तो वो डेप्रिशिएट हो रही है या डी वैल्यू हो रही है। ठीक है, यही कहा जाता है ना टेक्निकल टर्म्स में। आपने जब उधर आपने बयान करना है तो वहाँ क्या लिखोगे, एक्सचेंज रेट, तो वहाँ पे आपने कहना है कि करेंसी एप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई। आप बताओगे एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से क्या कारोबार के ये कैसे रिस्क का सबब बन गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक आपने जी इंपोर्ट की, और इंपोर्ट जो है वो डॉलर में आपने उसको डिनोट करना है और देना भी डॉलर में है। हुआ क्या, आपने एग्री किया जी कि आप मुझे केमिकल भेजिए एक जहाज़ पे रख के, मैं आपको 1 मिलियन डॉलर भेज देता हूँ। उन्होंने डील हो गई। जिस दिन आपने ये सौदा किया ना, उस वक्त $1 जो था वो 200 का था। तो आपने कहा यार कि देखो मुझे कितने का पड़ रहा है ये, 0 बताओ यार,
इतने का पड़ेगा। हाँ एनी हो, चलो जी इतने का पड़ रहा है आज की रेट में। आपने क्या किया कि जो केमिकल आना है ना, आप इंपोर्टर हैं और कमर्शियल इंपोर्टर हैं। कमर्शियल इंपोर्टर क्या होता है, जिस तरह चीज़ लेता है उसी शक्ल में आगे भेज देता है, उसके ऊपर फर्दर कोई काम नहीं करता। जहाज़ आया, टैंकर में डाला तो आगे सप्लाई कर दिया। आपने क्या किया, 200 मिलियन का रुपए में आपने कहा जी मुझे कास्ट पड़ रही है। आपने कहा यार 200 मिलियन की पड़ रही है ना, तो इस तरह करते हैं, इसको बेच देते हैं 210 मिलियन में। अगर 210 मिलियन में भी बेचेंगे ना तो हमें 10 मिलियन का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही है, आपने सोच लिया और आपने आगे जो जिनको सेल करना था उनको रेट भी बता दिया जी कि मैं आपको बेच दूंगा, आप मुझे 210 मिलियन दे देना। हुआ क्या, अंधेरी चली पाकिस्तान में, पता नहीं चला क्या हुआ। तो जो एक्सचेंज रेट जो हमने फ़र्ज़ किया था ना जी 200, जिस दिन महीने के बाद या जब भी पे करना था, उस दिन ऐसे हुआ कि एक्सचेंज रेट हो गया 242 रुपये। अब बताओ कितने देने पड़े, बताओ यार। 242 मिलियन। अब 242 मिलियन का लेके वो बेच रहा है कितने का, 210 में। नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? वो बैठे बैठे उसने 242 और 210 का जब 32 मिलियन, 3 करोड़ 20 लाख रुपए का जनाब उसने बैठे बैठे जो है वो नुकसान कर लिया। सिर्फ किसकी वजह से, एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से, कि बैठे बैठे उसे पता चला जी, और फिर बंदे को दौरा पड़ा और उसने कहा कि बच्चों को भी फिर वो कह के गया कि पाकिस्तान में कारोबार ना करना। ठीक है, इधर पता नहीं चलता किस तरह की हवा चलती है कि जब मैं सौदा कर रहा था उस वक्त तो 200 था, मुझे क्या पता है कि महीने के अंदर अंदर ही 242 लग जाने। लेकिन एनी हो, ये सिर्फ समझाने के लिए है, जो CFO बैठा होता है वो इतना पागल नहीं होता, वो इसके लिए उसके पास बहुत सी रेमेडीज़ होती हैं। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो फिक्स करवा लेता है कि भाईजान, वो मुख्तलिफ रेमेडीज़ हैं। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, एक्सचेंज अगर कोई शेड कर रहा है तो उसको ये झटका लग सकता है। लेकिन अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ACA में कहीं बैठा हुआ है, उसको पता है कि यार ये मैंने पेमेंट करवानी है और आज ये चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा 1 मिलियन जो है बैंक को दे दूं और कहीं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूं, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद के मैं 200 की बजाय कह दूं कि मुझे 201 मिलियन कास्ट पड़ रही है, ठीक है, तो मैं किसी झटके से बाजू मैं अभी इसको कवर कर लेता हूँ। ठीक है, वो बैंक को कहता है जी कि मुझे फ़लाँ डेट पे पैसे चाहिए होंगे, मुझे फ़लाँ डेट पे आपने इतने डॉलर देने हैं, आज की रेट के मुताबिक मेरे साथ बेच दो मुझे। बैंक कहता है बेच देता हूँ। कहते लेकिन मुझे क्या दोगे, कहते मैं तुम्हें आज की डेट के हिसाब से 1 मिलियन एक्स्ट्रा कर देता हूँ। तो ये तो डेफिनेट, लेकिन उसने रिस्क तो मिनिमाइज़ कर लिया ना। क्या किया, रिस्क को उसने, मेन तो रिस्क डर है कि ये वाला झटका ना लगे, तो इस डर को कम करने के लिए उसने रिस्क के साथ उसने मैनेजमेंट की, तो वो मैनेजमेंट कर रहा है तो उसने कर ली। अब अगर 32 मिलियन के नुकसान का डर है जो आजकल के हालात में, तो हर बंदा करता होगा ना कि यार कोई नहीं अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो, और इसी को जब अगले के साथ डील कर रहे हो प्राइस का हिस्सा बना लो कि मैं 210 में नहीं दूंगा, बल्कि क्या करूंगा 211 में बेच दूंगा, 211 में बेच दूंगा। और जो मुझे बैंक की वजह से 1 मिलियन एक्स्ट्रा पड़ रहा है, जो यहाँ पे मैंने उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 1 मिलियन का, वो आगे पास ऑन कर दूंगा अपने जो बायर है। लेकिन अगर बायर के साथ आपने डील कर ली है इसके साथ, और बाद में होता है ये वाला, आपको कास्ट बढ़ते, बायर तो आपको वो हिला कर रख देगा, मैं क्यों दूँ भाई, इधर दो मेरा प्रोवाइड करो जिसमें डील हुई थी, मैंने 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना। सही हो गया, आप मजबूर होंगे, मार्केट में सारे आपके दिवाले हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे इस बात के। तो यहाँ पे लेकिन इसकी वजह से, और अब क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि प्राइसेस क्यों ऊपर जा रही हैं, कि भाईजान जो इनको ख़तरे हैं ना, वो ख़तरे इन्होंने मिनिमाइज़ किए हुए, रिस्क को मैनेज किया हुआ है। और ये वाला फिर जब ये 210 की बजाय इसको 211 का मिलता है, ये क्या करता है, ये इसने अपने पल्ले से थोड़ी देना होता है, ये गरीब आवाम को एंड पे पास कर देता है, आपकी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। सेठ वहाँ का वहाँ सलामत है, सेठ यहाँ पे, बिजनेसमैन यहाँ पे सलामत है जो इंपोर्ट कर रहा है।
जो इसको यूज़ करके बाद में कपड़ा बना रहा है वो भी सलामत है, लेकिन जो कपड़ा ख़रीद रहा है वो सलामत नहीं है। गाड़ियों की जो पेमेंट हुई हुई थी बुकिंग की उसको बाद में इंक्रीज किया, दोनों ने आप पे डाल दिया ना। हाँ, तो गाड़ी जिसने खरीदनी थी उसके ऊपर डाल दिया। एनी हाउ, अब हमने 8 तरह के रिस्क की टाइप्स पढ़ ली हैं। हमने पढ़ी नहीं बल्कि अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब आप पे है कि इसको आप जब आप अगर आ जाए तो कर लेना, नहीं आए तो फिर ना लिखना कि नहीं हमने यही पढ़ा, हमने यही लिखना है। ऐसा ना हो कि नवाज साहब पेपर में वो कहें कि लिख के हमने बड़ा अच्छा ये पढ़ा था, हमने यही लिखना है। ठीक है जी। तो काइंड भी सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक भी होगी हैं, किसमें भी हमने डिस्कस कर ली है रिस्क की तरफ जो लोगों का माइंडसेट है, जो अप्रोच है वो भी हमने डिस्कस कर ली है कि कुछ लोग जो है रिस्क अवर्जन पे आ रहे होते हैं, कुछ न्यूट्रल बन जाते हैं और कुछ जो है वो सीकर हो जाते हैं। बस फिर आप रिस्क को क्लोज ना कर दें। चलो जी, अब आ जाओ रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न गोशवारे। अब जी जो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो कैश फ़्लो की होगी, जैसे आपने कहा हुआ है। और कैश फ़्लो के बाद हम टाटा बाय बाय कर देंगे एक दूसरे को, और फिर बट इट डजेंट मीन कि हम हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। वी विल बी इन कॉन्टेक्ट, और क्वेश्चन जो हैं आपको इंशाल्लाह पीरियडिकली मिलते रहेंगे कि यार ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो। लेकिन ये ना शुरू हो जाए कि सर आज क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है जी। कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं ऐसे एक दो, लेकिन वो शो करता है कि उनकी अप्रोच भी अच्छी है कि वो सिर्फ इसी काम पे बैठे हुए हैं, उनको दुनिया का और कोई काम नहीं है। कि ठीक है वो अनएम्प्लॉयड है तो उनका इंटरेस्ट भी उतना ही है। जो एम्प्लॉयड है वो सारा दिन बेचारा जॉब पे लगा रहता है तो उसको इधर उधर के, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है वो एग्जैक्ट 7:30 पे या 7:25 पे मैसेज कर देते हैं सर लिंक नहीं आया। तो जो नौकरी से भाग के आ रहा है वो कह रहा है कि ये थोड़ी देर लेट ही आ जाए तो कोई मसला नहीं है। इस तरह मैं आ रहा होता हूँ कि चलो यार, तो इसी तरह जो जॉब से आ रहा होता है वो कहता है यार 2-4 मिनट लेट हो जाए। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट मैं कहूँगा, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो 7:24 पे 7:25 पे सर आज क्लास नहीं आप कर रहे, लिंक नहीं आया अभी तक, तो वो भी हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं उन्हें अच्छा स्टूडेंट कहूँगा। अल्लाह करे उनको भी जॉब मिल जाए फिर, तो फिर अच्छा हो जाएगा। अच्छा यार, अब हम ना रिटर्न मैंने बातों में तो कई दफ़ा बताई है और समझाया भी है कि रिटर्न क्या होता है। अभी आप बन जो शेयर होल्डर ही, जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो, अच्छा शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। ये भी रिटर्न की सूरत है ना, आपको रिवार्ड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का। एक ये हो गया, और दूसरा क्या मिलता है? कैपिटल गेन, कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी कदर में इजाफा हो जाता है। लाइक शेयर आपने ख़रीदा था, परचेज़ किया था आपने 100 का, और करंट मार्केट प्राइस हो गई है 140 की, तो यहाँ पे आपको कुछ गेन तो हो गया ना। तो ये आपका क्या गेन हो गया। ठीक है जी। गर्मी वैसे लग रही है, कभी कभी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और इस सीज़न में कभी सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, तो शायद मैं बोल रहा हूँ तो मुझे फील होना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये अब जो रिटर्न है शेयर के ऊपर वो सिर्फ डिविडेंड नहीं है बल्कि वो दो चीज़ों का मजमूआ है, एक डिविडेंड का और एक कैपिटल गेन का। अज्यूम कर लो कि आपको साल 2021 साल 2022 इसके अंदर डिविडेंड मिल गया 25 रुपये। अज्यूम कर लो 25 यहाँ पे लिखा गया, जमा कि जब आपने ख़रीदा था वो 100 का ख़रीदा था, जब साल ये वाला एंड हो रहा है 30/6/2022 तो इसकी प्राइस 140 पे चली गई है। ठीक है, तो एक तो ये गेन हो गया 25 वाला, और दूसरा गेन कौन सा हुआ? 140 माइनस 100, तो 40 ये हो गया। तो आपको टोटल गेन क्या हो गया? 25 जमा 40,
आपको 65 हो गया। ये आपको क्या मिला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100। वैसे तो होता नहीं है कि 100 रुपया इन्वेस्ट करो और वो 165 बन जाए, इतना नहीं होता, लेकिन हमने अज्यूम किया था। यहाँ पे 5 रुपये कर लो और यहाँ पे आप कर लो 110, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15। तो आमतौर पे इतना की हो रहा होता है। अगर साल में भी 15% के हिसाब से मिलना शुरू कर दे हो जाए तो वो भी काफ़ी होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, ठीक है। लेकिन 65 पाकिस्तान में हो भी सकता है, 65 डूब भी जाता है और 65 आ भी जाता है, लेकिन जहाँ पे स्टेबल मार्केट्स हों वहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो ये था जी रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न की कुछ किस्में होती हैं। हाँ जी, कैपिटल गेन क्या होता है? जितने का ख़रीदा, लेकिन ये गेन तो हो चुका है ना आपको। अब ये रियलाइज़ किया या नहीं किया, रियलाइज़ करना आगे हम पढ़ते हैं। रियलाइज़ करना होता है कि आप उसको बेच के पैसा अपने हाथ में ले आते हैं, उसे कह देते हैं रियलाइज्ड। और अनरियलाइज़ क्या होता है कि आपने बेचा नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेट कर लिया कि यार अगर आज मैं बेच दूं तो मुझे इतना मुनाफा होने जा रहा है। रिटर्न कैलकुलेट करना है ना आपने कि मैंने जो सरमाया लगाया है उसके ऊपर मुझे क्या मिल रहा है वापस, ठीक है। तो ये हमने उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की। आपने 100 लगाया, वो 100 तो मिल रहा है ना, उसके ऊपर कितना मिल रहा है? 10। तो जो ऊपर मिल रहा है वही तो रिटर्न है। और 10 के साथ क्या मिल रहा है? डिविडेंड 5। तो टोटल कितना मिल रहा है? डिविडेंड जमा 10, 15, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 कर लो, आपको परसेंटेज में रिटर्न आ जाएगा कि कितना आपको 100 लगा के कितना मिला, ठीक है जी। तो ये है रिटर्न। जी वही जो किस्म मैंने बताई रिटर्न की, एक लिख लो रियलाइज्ड रिटर्न। रियलाइज्ड रिटर्न। अब रियलाइज्ड रिटर्न क्या होगा? आपने कन्वर्ट कर दिया, बेच दिया, रियलाइज़ हो गया, आपके हाथ में आ गया। रियलाइज़ बेसिकली आप समझ लो, इसको कहा करो कि हाथ में आ गया आपके, वापस कैश वापस आ गया। आपने जो इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट बेच के जो आपके पास एक्चुअली आ चुका है वो क्या है? रियलाइज्ड रिटर्न, ठीक है जी। तो ये है एक किस्म है रिटर्न की, रियलाइज्ड रिटर्न। एक आप लोग कुछ प्लान कर रहे होते हो ज़हन में खाके बना रहे हो, इतनी रिटर्न आएगी, सोच रहे हो आंखें बंद की हुई कितना रिटर्न आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो आप किस्में बनानी है ना भाई, अब पेपर में लिखना भी है कि नहीं लिखना, जब लिखना है तो किस्में बनानी पड़ेंगी। तो किस्म एक बना ली रियलाइज, कि बेच के जो बचा वो रियलाइज्ड हो गया। एक हो गया एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या होता है? आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेशन क्या है, तवक्कुआत क्या हैं, तवक्कुआत क्या है। तो इस रिटर्न को क्या कहा जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप कहते हैं यार ये रिटर्न मुझे मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन यही है कि इतना परसेंट मिल जाएगा, 20% तो ये देगा ही देगा। ये क्या है? एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन वाली रिटर्न है उसे क्या कहा जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक होता है जी नॉमिनल रिटर्न। ये क्या है जी? नॉमिनल। अच्छा, इसको ना नॉमिनल का लिटरल मीनिंग मोबाइल से देखो क्या आता है, उर्दू में सर्च करो नॉमिनल का मीनिंग क्या है। चलो देखो, आम सा, थोड़ा सा, हल्का सा, यही आ रहा है।
हाँ जी, आ गया किसी का, देख लिया किसी? बराए नाम, नॉमिनल, बराए नाम। लेकिन फाइनेंस में उसको इस तरह नहीं वो समझाता, वो कहता है ऐसा रिटर्न, लिख लो चाहे, ऐसा रिटर्न जिसके अंदर से एक्सपेंसेस लाइक टैक्स, फाइनेंस कास्ट, इसको माइनस ना किया हो ना, उसको नॉमिनल रिटर्न मैं कह देता हूँ। जिसमें ख़र्चों को लाइक टैक्सेस वगैरह को जो माइनस ना किया हो ना, उसको मैं क्या कह देता हूँ? नॉमिनल रिटर्न। ये क्या आ गया? आप हाँ, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन टू यू, ज़बरदस्त, अच्छा हो गया। नेट ऑन किया था। हाँ हाँ, नहीं अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इनका रिस्क ख़त्म हो गया। ठीक है, ही वॉज ऑन रिस्क। तो अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? नॉमिनल रिटर्न। तो ये रिटर्न कैसा होगा? ऐसा रिटर्न जिसमें से एक्सपेंसेस को अभी माइनस ना किया गया हो, ऐसे रिटर्न को नॉमिनल रिटर्न कहा जाएगा। ठीक है जी। हाँ देखो यार, अगर इसको समझा जाए तो बराए नाम ही है ना, हकीकत में तो ये नहीं है। अगर इसके सही मायने की तरफ जाएं तो उर्दू में क्या मीनिंग आया था इसका? बराए नाम रिटर्न। तो ये बराए नाम ही है, अभी तो इसमें तो चीज़ें माइनस होनी है। ये तो बराए नाम रिटर्न है, ये नॉमिनल रिटर्न है, इसमें से अभी एक्सपेंसेस ने माइनस होना है, तो ये रियल नहीं है। ये क्या है? बराए नाम। ये क्या है? बराए नाम। आपने इसी तरह याद रखना है कि एक रिटर्न होता है बराए नाम, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल रिटर्न। अभी वो सही रिटर्न नहीं है, इसमें से चीज़ें माइनस होनी है, तो ये बराए नाम ही रिटर्न है। वेरी गुड। देखो, अल्फाज के लिटरल मीनिंग आपको सही तरह गाइड कर रहे होते हैं कि हमें पता था कि ये वो वाले जिसमें एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते। मैं ये समझ रही यार बराए नाम क्यों कह रहे हैं इसे, तो इसको इसलिए बराए नाम कह रहे हैं कि ये हकीकत में नहीं है, ये बराए नाम ही है, ये हकीकी नहीं है। अब लिखो हकीकी रिटर्न, रियल रिटर्न। ठीक हो गया। अब रियल रिटर्न क्या होता है? रियल क्या होता है? हकीकी। नेट ऑफ कर दिया। हकीकी। अब ये आपका रिटर्न है, ये सही वाला रिटर्न है, ये रियल है। यार यार ख्वाब ना दिखाओ, कोई रियल हकीकत बताओ। कोई ऐसे कह रहे होते हैं कि ड्रीम गार्डन नहीं बल्कि कोई रियल वाला गार्डन दिखाओ। हाँ जी, रिवर गार्डन, कोई रियल वाला। तो रियल का मतलब फिर आप समझ लें कि ये वो वाला रिटर्न है जिसमें जो आया उसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, उसके बाद जो रिटर्न मिला वो आपका रियल रिटर्न है। और ये मच्छर जो है ना, ये है वही यार। अच्छा, एनी हो, आप इधर ही रहे, ये पंखा ऑन करो यार, ताकि कर दो ऑन, कोई नहीं, खैर थोड़ी सी आवाज़ भी चली जाएगी तो खैर है, इधर पहले आके बैठ के गया है। अच्छा तो तो यार भाई, मैं वही कहा करता हूँ, हेल्थ जो है वो बेशुमार नेमत है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ठीक है, दौलत है बिल्कुल, लेकिन ऐसी दौलत जिसका शुमार नहीं कर सकते आप। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और बेशुमार दौलत जो है एक तरफ, कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग में से ईमान तो है, लेकिन ये जो उसके बाद जो है ना, बेशुमार नेमत जो है जिसको शुमार नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि इसकी कदर इतनी है। एक तरफ सारी दुनिया के ख़जाने दे दें और एक तरफ सेहत, तो सेहत भारी हो जाएगी, ख़जाने तो पड़े रह जाएंगे अगर आपकी सेहत ही नहीं है। हाँ, पता नहीं उनकी सेहत है कि नहीं, हमें तो नहीं पता, पता नहीं कितने ताकतवर हैं वो। हाँ हाँ, तो वो, लेकिन ये बेशुमार नेमत है। आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, आप एनर्जेटिक हैं, काम कर सकते हैं, जो भी आपको साइन, तो ये बेशुमार है। तो भाईजान बेशुमार के साथ साथ रिटर्न का भी पता चल गया, रियलाइज्ड, एक्सपेक्टेड, बराए नाम, हकीकी। ठीक है जी। ठीक है नान साहब, नान साहब अंडरस्टैंडिंग करते हैं और हकीकी तौर पे ये चले जाते हैं, खुले डूब जाते हैं ये भी। तो ये हाँ जी, क्या कह रहे हैं?
मैंने कहा था आज का लेक्चर गपशप ही होगी, तो ये गपशप ही है कि आपको मैंने रिस्क बता दिया, रिस्क को आपने रिस्क का एटीट्यूड भी लोगों का समझ लिया, रिस्क की आपने काइंड भी समझ ली, रिस्क की टाइप भी समझ ली आपने। उसके बाद आपने रिटर्न को भी समझ लिया, आप उसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं कि मैं रिटर्न इसे कहता हूँ, ठीक है। और रिटर्न समझने के बाद आपने रिटर्न की किस्में भी समझ ली कि रिटर्न जो है वो रियलाइज होती है, रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड होती है, रिटर्न जो है बराए नाम होती है, और रिटर्न जो है वो हकीकी होती है। तो ये आपने रिटर्न भी पढ़ ली। अब आ जाओ यार एक और क्वेश्चन, आपके पास बुक है सबके पास? नहीं, ये मुझे चाहिए ये वाली किताब वर्ल्ड टाइम्स की। इस पे एक ना वो स्टैंडर्ड एविएशन वाला है, मीन स्टैंडर्ड एविएशन, मीन वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, बड़ा आसान। लेकिन मैंने कहा चलो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि एक चीज़ है शायद किसी नॉन कॉमर्स वाले को बिल्कुल ना पता हो। आप लोगों ने यहाँ तक रगड़ा लगा दिया है कि हमने ये पढ़ा था मैंने ICS में जो स्टैट थी, और फिर BCom में पढ़ी, वो भी दोबारा पढ़नी पड़ी, मीन मीडियन मॉड, उनको दोबारा से रिवाइज करना पड़ा। हाँ जी, BCom में था ना, ये BCom में स्टैट है, तो BCom तो स्टैट के बगैर नहीं होता ना, तो वहाँ पे और फिर उससे पहले इंटर में पढ़ा। तो जनाब आप लोगों की मेहरबानी कि दोबारा से ये भी रिपीट हो गया। चलें आ जाए, इसको ओपन करें। ओपन हो गया सबके पास? सारे ओपन करो यार, और उसका ये वाला क्वेश्चन निकालो। जिनके पास नहीं है उधर वो इस तरह करें कि ये जो मैंने सामने किया हुआ है इसकी तस्वीर बना लें, इसका स्क्रीनशॉट लें सामने से, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ले लिए जी आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको कम्युनिकेट तो हो रहा है ना। पेज मेरे पास जो बुक है इसका तो 115 है। 1 to 9 पेज नंबर है जिन्होंने किताब अब नई परचेज़ की हुई है। हो गया जी, इन्होंने भी ओके कर दिया। चलो जी, तो यार इसको सामने रखो, 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ वो कर क्या रहा है। हाँ जी, क्या कुछ कह तो नहीं रहे? पिक्चर अब जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसको मैं फिर उतार के मोबाइल से सेंड कर सकता हूँ, मेरा मोबाइल तो रिकॉर्डिंग के ऊपर है। तो अगर आप इस तरह गुजारा कर सकते हैं तो मैं दोबारा सामने कर देता हूँ, नहीं तो हमें क्लास तो डिसकंटिन्यू नहीं होगी, लेकिन वीडियो रोकनी पड़ेगी जो आपको मैंने बाद में शेयर करनी है। कर दें जिसको रोक दें, हम पिक्चर